दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। तो यहां पर बात करने वाले हैं आज हम वैदिक काल की, बौद्ध काल की, मध्यकाल की और मैकाले के जो विवरण पत्र हैं उन सब की, बैंटिंग का जो संकल्प पत्र है उसका भी, और एडम की क्या रिपोर्ट थी, वुड का क्या घोषणा पत्र था, हंटर आयोग क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग क्या था, और लॉर्ड कर्जन के बारे में उसकी शिक्षा नीति जानेंगे, और सैडलर आयोग भी हम लोग जानेंगे। तो आज जो है वैदिक काल से लेकर के सैडलर आयोग तक के लिए सारी जो है जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं, सारी चीजों को समझा है और एक दूसरे से रिलेट किया है ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से इस वीडियो में हम समझा पाएं। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। आपको वैदिक पीरियड के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, तो एक बार सरसरी नजर में रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ आपको क्लियर होता चले। सबसे पहले देखिएगा वैदिक काल, इसमें क्या क्या था, यहां पर कुछ हमने पॉइंट नोट किए हैं जिनमें निशुल्क शिक्षा थी वैदिक काल में, मौखिक शिक्षण कार्य होता था और माध्यम था वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत भाषा में वैदिक काल में शिक्षण वगैरह कार्यक्रम होता था। प्रणाली थी गुरुकुल प्रणाली, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, यानी वहां के जो शिष्य होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे, गुरु सेवा वगैरह करते थे, भिक्षावृत्ति करते थे, व्यक्ति के लिए भी शिक्षा थी और अग्र शिष्य यानी मॉनिटर प्रणाली थी। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति पर ज्यादा जोर दिया जाता था। छोटी कक्षाएं थी, 15 से 20 छात्र ही जो है पढ़ते थे ताकि जो है गुरु उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकें। कक्षा में न्याय की पद्धति थी, जो ज्यादा पढ़ने लिखने में एडवांस होता था, यानी बहुत ज्यादा जिसको आता था या बुद्धिमान कह सकते हैं, तो उसको ही जो है नायक बना दिया जाता था ताकि जब गुरु ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में वही नायक जो है बच्चों को पढ़ाते थे। परा अपरा जो है शिक्षा थी, परा यानी पारलौकिक, अपरा यानी अपारलौकिक। तो यहां पर इसके बारे में भी देखिए, व्यक्तिगत नियंत्रण में शिक्षा पूरी तरीके से जो है यहां पर वैदिक काल में देखने को मिलती है, यानी यहां पर किसी भी जो है स्तर पर राज्य का कोई नियंत्रण इसमें नहीं था, केवल गुरुदेव पर जो है सारा निर्भर था। गुरुओं के जो आश्रम में जो गुरुदेव रहते थे ना, यानी आश्रम में जो गुरुदेव रहते थे, तो गुरुओं पर जो है व्यक्तिगत नियंत्रण में शिक्षा थी। अब देखिएगा यहां पर जरूरी वाली बातें, शिक्षा का माध्यम आपका पता हो गया, वैदिक संस्कृत वगैरह था। वर्षों तक अध्ययन करने वालों को क्या कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। 12 वर्षों तक जो पढ़ता था उसको स्नातक कहते थे, 24 वर्ष तक जो कोई पढ़ लेता था उसको वसु कहते थे, और 36 वर्ष तक अध्ययन करने वालों को रुद्र कहते थे, और 48 साल तक अध्ययन करने वालों को आदित्य कहते थे। अब इसके अलावा यहां पर लिखे हैं किसके क्या संबंध में जो है कर्तव्य थे, तो गुरु के जो है कर्तव्य थे अपने शिष्यों के प्रति। तो गुरु का कर्तव्य था कि आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, उपचार, सह आचरण, सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, मार्गदर्शन करना, भाषा, धर्म, नीति शास्त्र इनका ज्ञान देना अपने शिष्यों को, गृहस्थ जीवन में प्रवेश की जो है अपने शिष्यों को आज्ञा देना, और उनका समावर्तन संस्कार करके फिर उनको घर भेज देना। ये चीजें जो थी ये गुरु के कर्तव्य थे अपने शिष्यों के लिए, उसी तरह अपने शिष्यों के भी कर्तव्य थे अपने गुरु के लिए। तो गुरु वगैरह जो है यहां पर शिष्यों का कर्तव्य था गुरुओं के लिए कि गुरुकुल की सफाई करो, और गुरु जो अपना गुरु का गृह है, गुरुगृह जिसको बोलते हैं, उसकी सफाई करो, और गुरु के स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए इन सारी चीजों की व्यवस्था करो, भिक्षा मांगो, रात्रि में विश्राम जो है की व्यवस्था करो, और गुरु की यानी रात्रि में गुरु के विश्राम के लिए व्यवस्था करो, और अगर वो थके पके हैं तो हाथ पैर भी उनके दबा दो। साथ ही जो आदेशों का गुरु के पालन करो, और जब घर को लौटो, जब शिक्षा पूरी हो जाए, जब समावर्तन संस्कार हो, 12 जो है वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के बाद 24 वर्ष की उम्र में, तब यहां पर क्या होगा, तो अब जो है गुरु को गुरु दक्षिणा भी देनी होती थी शिष्यों को। तो अब देखिएगा यानी शिष्य जो है वो गुरु दक्षिणा देते थे अपने गुरु को, जो है पिता माता तुल्य जो है अपना मानते थे अपने जो है गुरु को शिष्य लोग। अब देखिएगा उपनयन संस्कार था और समावर्तन संस्कार था वैदिक काल में। तो उपनयन संस्कार आपने पढ़ा था, इसको मौजी संस्कार भी कहते थे, और ये 8 से 12 वर्ष की उम्र पर जो है बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, और उसके बाद से ही जो है शिक्षा उसकी आरंभ होती थी। अब शाब्दिक अर्थ क्या था, छात्र को गुरु के समीप ले जाना उपनयन का। और देखिए उपनयन संस्कार के समय बालक जो है कोपीन मेखला और दंड धारण करता था, और इसके बाद जो है जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था किसी बालक का, तो उस बालक को क्या कहते थे, द्विज कहते थे उस बालक को। अब देखिए यहां पर यही सब चीजें लिखी हुई हैं, कस्य ब्रह्मचारी असि बालक भवता, ये कहकर के जो गुरु को समर्पित बालक कर दिया जाता था माता पिता के द्वारा, और आचार्य जो है बालक को व्रतोपदेश देते थे। साथ ही साथ देखिए जब समावर्तन संस्कार होता था, यानी जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती थी
थी। उसके बाद में घर लौटने का संस्कार ये कहा जाता है समापवर्तन संस्कार। और इस संस्कार में क्या होता था, गृहस्थ जीवन में देखो पुनः लौटने का संस्कार है। जब तक जो है आश्रम में रहता है बच्चा तब तक ब्रह्मचारी रहता है, और जब घर लौटता है समापवर्तन संस्कार के बाद में तो वो फिर यहां पर जो है देखिए उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे स्नातक। तो उस बच्चे को स्नातक बोला जाता था जब 24 वर्ष की आयु में जो है वो अपना घर लौटता था 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद। क्योंकि शिक्षा जो आरंभ होती है वो उपनयन संस्कार में 8 से 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा का आरंभ होता है। 12 साल में अगर बच्चे का शिक्षा का आरंभ होगा तो फिर जो है यहां पर अगले 12 वर्षों तक पढ़ेगा तो 24 वर्ष की उम्र हो जाएगी, और फिर उसका जो है समापवर्तन संस्कार होता है। शिक्षा समाप्ति के बाद गृहस्थ जीवन में वो लौट जाता है। उस समय क्या होता है उपसमापवर्तन संस्कार में कि नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं, जूता पगड़ी ये सब पहनाया जाता है, और छाता भी दिया जाता है शिष्य को एक, और गुरु वगैरह इन सब चीजों को जो है अपना छात्र को देता है। उसके बाद में जो है इस समापवर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य जो है शिष्य को मधुपर्क भी देते हैं, और उसके बाद स्नातक जो है जो छात्र होता है वो विद्या दान करने का व्रत भी लेता है, और समापवर्तन उपदेश जो है गुरु जो है अपने शिष्य को देते हैं कि जाओ बेटा अब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। ऐसी सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। उसके बाद में विशेषताओं के बारे में लिखा है, ज्ञान शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ये एक जो है यहां पर क्या है, ये एक विशेषता है। गुरुकुल प्रणाली विशेषता थी, इसकी उपनयन संस्कार होता था, ये भी विशेषता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, गुरु सेवा करनी होती थी, भिक्षावृत्ति करते थे बच्चे ताकि पता चले कि जीवन कैसे जीना होता है, और अपने तौर तरीकों से थोड़ा और जानेंगे। व्यक्ति के लिए शिक्षा होती थी, अवधि वगैरह आपको समझाई। पाठ्यक्रम कैसा था, गुरु शिष्य का संबंध एक दूसरे में जो है बढ़िया था, यानी जो है शिष्य जो अपने गुरु को पिता के समान मानता था, और जो है और गुरु जो है अपने शिष्य को अपने बेटे के समान मानता था। तो एक पिता पुत्र वाले संबंध उन दिनों थे। दोष में क्या है, दोष में यह था कि शिक्षा में राज्य का नियंत्रण या उत्तरदायित्व तो नहीं था। शिक्षा पूरी तरीके से जो है व्यक्तिगत हाथों में थी, यानी एक जो है हाथों में थी, यानी कह सकते हो कि गुरु के हाथों में थी। और किसी भी राज्य में जो है यानी राज्य सरकारों का कोई उसमें नियंत्रण नहीं था। होती तो राज्य सरकारें नहीं थी, लेकिन शासक वासक होते थे ना, तो वो लोग अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लिए थी शिक्षा की। सारी शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, गुरु की थी। अगर बच्चा बीमार हो जाए या बच्चे का अगर जैसा भी विकास हो, जितना भी शिक्षित हो ना हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हर तरह से विकास करना गुरु का कर्तव्य था। अगर मान लो शारीरिक नहीं हुआ या मानसिक हो गया, एक बीज गड़बड़ा गया, तो फिर वो सर्वांगीण विकास नहीं होगा, और उन सब चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है गुरु ही जिम्मेदार माना जाता था। अब देखिए रटने पर बल दिया जाता था। शिक्षा जो है स्त्री की शिक्षा की समुचित शिक्षा का वहां पर अभाव देखने को मिलता है। धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल था, कठोर अनुशासन था, कर्मकांड था, विशेष जो है वर्ग का एकाधिकार प्राप्त था। क्योंकि वहां पर जो है जो आप समझ सकते हो ना, विशेष लोगों को एकाधिकार था, और आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो इस तरह से कुछ चीजें आती हैं, और शिक्षा पूरी तरीके से वहां पर निःशुल्क थी आपके वैदिक काल में। शिक्षा का विभाजन देखिए इस तरह से होता है, प्राथमिक उच्च शिक्षा, यानी दो तरह से था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो सामान्य शिक्षा जिसके अंतर्गत संस्कृत व्याकरण और धर्म नीति शास्त्र आ जाते हैं, और दूसरे में जो है उच्च शिक्षा को बांटा गया था विशिष्ट शिक्षा के रूप में, जिसमें कर्मकांड, ग्रंथ, ज्योतिर्विज्ञान, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में आता है परा और अपरा। परा में आता है पारलौकिक, यानी कि उसका मतलब हुआ आध्यात्मिक शिक्षा, और आध्यात्मिक शिक्षा पर ही जो है वैदिक काल में ज्यादा फोकस किया गया, इसी पर जोर दिया गया है। उसके बाद में जो अपरा शिक्षा होती है उसको अपारलौकिक बोलते हैं, जो सांसारिक और जो भौतिक जिसको बोलते हैं वो वाली शिक्षा को अपरा शिक्षा बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रावधान था। ये हो गया आपका पूरा का पूरा वैदिक काल, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया है। उम्मीद करते हैं आप जो नोट्स या लिखने के लिए जो है अभी प्रयास ना करें, ज्यादा बढ़िया होगा, वो ऐसा ना करें तो ज्यादा बेटर है। हम चाहते हैं एक बार इसको पूरा आप अच्छे तरीके से सुन लो, जो हमें समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बता रहा हूं, आप एक बार सुन लेंगे, फिर ऑटोमेटिक अपने आप जो अपनी सूझबूझ के हिसाब नोट्स अपने तैयार कर लेना। तो अब बात करते हैं, जब वैदिक काल खत्म हुआ फिर शुरू होता है आप लोगों का बौद्ध काल। और बौद्ध काल में भी जो है शिक्षा का प्रारंभ जब होता था तो स्टार्टिंग में एक संस्कार होता था, जैसे आपका वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था शिक्षा आरंभ करने के लिए, वैसे ही बौद्ध काल में होता था पबजा संस्कार। और ये जो है 6 वर्ष की आयु में होता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की ये 6 वर्ष की उम्र होती थी बच्चे की। तब क्या होता था, पबजा का अर्थ ही होता है कि बाहर जाना। बच्चे शिक्षा के लिए परिवार छोड़ करके मठों और विहारों में शिक्षा लेने के लिए जाते थे। वैदिक काल में भी आपने देखा वहां पर आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे। वैदिक काल में गुरुकुल होते थे, और जो है यहां पर बौद्ध काल में मठ और विहार होते थे, उनमें जो है शिक्षा दी जाती थी। तो वर्णन है यहां पर, अगर आप देखें इस जो है
पबजा संस्कार का तो आपको बौद्ध ग्रंथ में मिलेगा, जो कि महावग्ग के नाम से बौद्ध ग्रंथ एक है, उसमें मिल जाएगा इसका वर्णन। अब देखो बच्चे का जो है क्या करना होता था, उसको गंजा कर दिया जाता था, यानी उसके बाल जो है पूरे जो है वो कर दिए जाते थे, यानी निकाल दिए जाते थे, यानी गंजा कर दिया जाता, टकला बोल सकते हो, कर दिया जाता था। उसके बाद में मटके जो भिक्षुक होते थे उनके चरणों में वो अपना जो है माथा टेकता था, पालथी मार करके बैठ जाता था और फिर उच्चारित क्या करता था, उच्चारित उसको करना होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ये तीन चीजों का जो है उच्चारण करता था और इन तीन चीजों के उच्चारण के बाद में फिर 10 नियम जो ऐसे थे जो पालन करना पड़ता था बौद्ध काल में, जो भी शिष्य होते थे पबज्जा संस्कार के समय। तो पबज्जा संस्कार के समय 10 नियम ये थे कि जीव हत्या ना करना, अशुद्ध आचरण ना रखना, असत्य ना भाषण जो है ना देना, वर्जित समय पर भोजन ना करना। वर्जित समय होता है वही जो बोलते ना कि एक शाम के टाइम पर 5-6 बजे के समय जो भोजन नहीं किया जाता है। और देखिए, पर निंदा ना करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, बिना दिए किसी की वस्तु जो है ग्रहण ना करना, सोना चांदी हीरा दान में ना लेना। इसके बाद बालक को मठ तथा विहारों में प्रवेश दे दिया जाता था और अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। तो जब उसका ये सब कुछ हो जाता था, पबज्जा संस्कार, सारे नियम कायदे उसको समझा दिए जाते थे, उसके बाद में फिर वो जो है श्रमण अथवा सामनेर कहलाता था बच्चा पबज्जा संस्कार के बाद में। और ये कब तक जो है श्रमण और सामनेर कहलाएगा, ये कहलाएगा लगभग जो है यहां पर 20 वर्ष की उम्र तक। तो 12 वर्ष तक जो है लगभग अध्ययन करेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, श्रमण और सामनेर रहेगा। क्योंकि यहां पर आपको बताना चाहेंगे 8 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ होती है बच्चे की जो है, पबजा संस्कार 6 वर्ष की आयु में हो जाता है, 6 से 8 मान लो जो भी समझो। और 8 से जो है 8 के बाद आप जो है 12 साल जब जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। तो 12 सालों तक जो है बच्चा अध्ययन करता था पबजा संस्कार के अंतर्गत। 8 से जो है यहां पर 8 से लेकर के 20 वगैरह साल तक, तो आप समझ सकते हो जिसमें 12 साल हो गए। 8 वर्षों यानी 8 वर्ष की उम्र से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक जो बच्चा पढ़ता था 12 साल तक, वो होता था क्या, उसमें सामनेर अथवा श्रमण बच्चे को उन दिनों बोला जाता था। लेकिन जब जैसे ही वो 20 साल का होता था तो फिर उस बच्चे का जो है उपसंपदा काल वगैरह कराया जाता था। तो इसमें क्या होता था, उसके बाद में जब ये हो जाता था 20 साल की उम्र में, तो बच्चा जो है भिक्षु कहलाता था। क्या कहलाता था, भिक्षु कहलाता था। तो ये 10 भिक्षुओं को बुला करके जो है यहां पर उपसंपदा काल जो है कराया जाता था तब। तो देखिएगा यहां पर 10 वर्ष का आपका उपसंपदा काल हो गया, 20 वर्ष की उम्र में उपसंपदा काल होता है, स्टार्ट होता है। तो उपसंपदा काल के अंतर्गत 10 वर्ष का अध्ययन बच्चा करता था। तो अगले कितने साल हो गए, 20 वर्ष की उम्र से लेकर के फिर 30 वर्ष की उम्र तक बच्चा और पढ़ेगा। तो 12 साल का पबजा हो गया, 10 साल का उपसंपदा हो गया, तो जो है 22 साल का टोटल जो है बौद्ध काल में शिक्षण कार्य देखने को मिलता है। छात्र कर्तव्य की अगर बात करें तो गुरुओं की सेवा करना, भिक्षा मांगना और 3 बार ही जो है भोजन करना और 3 वस्त्र ही पहनना, केवल 3 वस्त्र ही पहनना और शुद्ध स्नान करना, अनुशासन में रहना, ये सारे जो उनको कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। इधर बात करें जिस प्रकार आधुनिक में देखो, अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आधुनिक काल में मिलती हैं, अपने बौद्ध काल वाली चीजें ही जो है सेम टू सेम मिल जाती हैं। यानी यहां पर जो है एक ही चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे जिस प्रकार आधुनिक काल में शिक्षा का पर जो है केंद्रीय नियंत्रण में है, यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण है ना शिक्षा पर, वो भी तो दखलंदाजी करती है। अभी देखा ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, केंद्र सरकार ने लागू की और हर एक राज्य में लागू है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और कर्तव्य अपना केंद्र सरकार भी समझती, उसके पास जिम्मेदारी है। वैसे ही बौद्ध काल में क्या था, जिम्मेदारी जो थी वो संघों को सौंप दी गई थी। किसको, संघों को, बौद्ध संघ वाले, ठीक, बौद्ध संघ वालों को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो राज्य का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त था। अब लेकिन क्या था, वैदिक काल में आपने देखा वहां पर तो केवल एकाधिकार था, केवल गुरुओं पर ही बेचारे जो जिम्मेदार थे और उन्हीं पर सारा जो है ये जिम्मेदारी लाद दिया गया था। इधर देखिएगा तो प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा निःशुल्क थी, उन दिनों भी मिलती थी और आज भी आप देख रहे हो प्राथमिक शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर वो निःशुल्क दी जाती है और उच्च शिक्षा के लिए जो शुल्क देना पड़ता है। ऐसे ही जो है बौद्ध काल में भी वही सेम टू सेम था, ये चीजें वहीं से ली गई हैं। अब इधर देखिए शिक्षा का विभाजन, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु, ये जो है उन दिनों चलता था बौद्ध काल में। अब इस समय आधुनिक काल में क्या चलता है, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च स्तर चलता है। सेम टू सेम 3 तरह का पद्धति वही वाला। स्वाध्याय शिक्षण विधि तब भी थी और अब भी है। अब देखिएगा, अब चलते हैं आगे और आपको और बताते हैं। देखिए प्रखंड कुछ विद्वान भी उन दिनों हुआ करते थे, जैसे चाणक्य थे, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, और उन दिनों पाणिनि वगैरह भी थे। ये 2 लोग जो है प्रकांड बहुत ही विद्वान एक जो है माने जाते हैं उन दिनों बौद्ध काल के। अब देखिए उस कुछ और भी चीजें हैं। अहिंसा सर्वोपरि थी उन दिनों, यानी किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमेशा जो है ये चीजों का ध्यान रखना आप लोग। तो बौद्ध वाले आप लोगों को पता है बहुत सीधे साधे, कभी भी जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। तो यहां पर क्या हुआ, जिस कारण युद्ध कला, सैन्य कला, अस्त्र शस्त्र, इन चीजों का ज्ञान का कोई जो है यहां पर कला का कोई वहां पर प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इस तरह की कोई शिक्षा ही नहीं दी गई, अस्त्र शस्त्र या युद्ध कौशल वाली कुछ भी नहीं। तो जिससे क्या हुआ कि जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो उनका सामना करने में जो है लोग असमर्थ हो गए, ये जो है दिक्कतें हुई। वातावरण धार्मिक होने से सांसारिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई और साथ ही साथ स्मृतियों, पुराणों आदि शास्त्रों
को शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व दिए जाने लगा, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति यह समझने लगा कि जो शास्त्रों में लिखा है वही सब सत्य है और इसके कारण जन सामान्य की तर्क क्षमता भी क्या हुई, प्रभावित हो गई तथा वे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को ही शिक्षा का जो है ज्ञान का केंद्र का यानी स्रोत जो है मेन मुख्य स्रोत जो है समझने लग गए। इससे क्या हुआ, उनकी बौद्धिक जो क्षमता थी ना वो वहीं पर रुक गई। अब देखिए गुणों में क्या है, केंद्रीय शासन था उन दिनों बढ़िया था, शिक्षा को जो है शिक्षा का समान अधिकार था, सभी लोगों को शिक्षा का समान अधिकार था, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी और लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा थी, गुरु और शिष्यों में जो है संयमित जीवन था, भव्य शिक्षण संस्थानों का निर्माण था, धार्मिक के साथ मानवतावादी शिक्षा पर बल था, स्त्रियों के लिए भी वहां पर शिक्षा का जो है कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें थी। साथ ही देखिए महात्मा बुद्ध जी ने कुछ बातें भी कही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर भी आप लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए। इस संसार में समस्त दुखों का मूल कारण जो है अविद्या अज्ञान को महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जो है अविद्या और अज्ञान जो है वो इस संसार के समस्त दुखों का जो है मूल कारण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था शिक्षा का उद्देश्य जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी महात्मा बुद्ध जी ने कि स्त्री को सांसारिक जो है माया मोह का कारण भी माना था। अब साथ ही देखिएगा दोषों में क्या है, इस बौद्ध काल की शिक्षा में दोष क्या थे। स्त्री शिक्षा की अपर्याप्त व उपेक्षा भी की गई, तो उपेक्षा क्या हुई अभी वो सब बताएंगे। सैनिक शिक्षा की उपेक्षा हुई और उसका अभाव जो है देखने को मिलता है, यानी सैन्य कौशल वाला जो लड़ाई झगड़े वाला या उस तरह का बच्चों को जो है कुछ भी कौशल नहीं दिया गया, शस्त्र वस्त्र विद्या नहीं सिखाई गई। धार्मिक प्रचार पर का जो है संकुचित दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर जो है फोकस जो है अपने धर्म को लेकर के ही वहां पर जो है देखने को मिलता है बौद्ध धर्म पर। लौकिक जीवन की उपेक्षा हुई, गुरु शिष्य में केवल वरिष्ठता का अंतर देखने को मिलता है। छात्र जीवन के कठोर नियम और थे, कठोर नियम कुछ ऐसे थे आप लोगों को बता दें, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत जो अत्यंत कठिन और जो देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे कहे कि पूरा जीवन आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो फिर प्रवेश जो है ज्यादातर बच्चे कम लेंगे, इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार और नहीं हो पाया और ये लोगों को जो है भार स्वरूप लगने लगा। और वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ब्रह्मचारी थे बच्चे, लेकिन वहां पर जब तक जो है वहां रहते थे आश्रम में तब तक ही केवल ब्रह्मचारी का जो है व्रत का पालन करना पड़ता था। उसके बाद जब समावर्तन संस्कार होता था, घर लौट जाते थे तो वहां पर उनका फिर ब्रह्मचर्य नहीं रहता था, तो अपना जो सुखी सुखी जीवन बिताते थे अपने घर परिवार के साथ में, और यानी शादी वादी भी करते थे। लेकिन यहां पर क्या था, बौद्ध काल में आजीवन जो है यहां पर ब्रह्मचर्य रहने के लिए बोला जाता था, जो कि गलत था। इस प्रतिक्रिया का जो इसका प्रतिक्रिया स्वरूप जो है क्या हुआ कि भिक्षुगण जो है व्यभिचारी बन गए। और साथ ही देखिएगा यहां पर विहारों की विशाल जो संपत्ति थी, जिस पर जो गंदी नजर लोगों की गलत जो है जब उसके हिसाब से पड़ी तो उसका सुख भोगने लग गए लोग, इससे भी जो है दिक्कतें फैली। अब देखिए यहां पर उपाध्याया तथा उपाध्याया ये कुछ भिक्षिकाएं हुई हैं उन दिनों, स्त्रियों के लिए पृथक विहारों की उन दिनों स्थापना भी वहां पर कराई गई थी। तो कुछ चीजें ये हो गई। अब बात करते हैं यहां पर बौद्ध काल में और भी कुछ चीजें, जैसे विदुषी कुछ महिलाएं हुई हैं, उनके बारे में फटाफट देख लीजिएगा। सील भट्टारिका, विजयांका और आपका प्रभु देवी ये कवित्री के रूप में रही है। रानी नायिका, रानी प्रभावती गुप्त ये राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। सम्राट अशोक की संगमित्रा थी, धर्म विशेषज्ञ के रूप में रही है। सम्राट हर्षवर्धन की एक बहन थी, शास्त्रार्थ में वो निपुण थी बहुत ज्यादा, जो शस्त्र वगैरह में। अब देखिएगा आगे क्या है, उपनयन संस्कार की अनिवार्यता वहां पर बौद्ध काल में समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में स्त्रियों का समाज में फिर सम्मान भी कम हो जाता है, तो यह भी एक दिक्कत थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था बौद्ध काल में, आपको याद होगा, और नहीं याद है तो सीख जाइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था यह संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी से 35 किलोमीटर दूर बना हुआ है और 550 ईस्वी से लेकर के 450 ईस्वी तक जो है ये सब चीजें जो है अपने शिक्षा के लिए जो है काफी प्रसिद्ध था तक्षशिला। अब देखिए वैदिक काल में जो है वहीं पर शिक्षा तब भी दी जाती थी, तो जब वैदिक काल में वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था वही जहां पर तक्षशिला बना है। बाद में जब बौद्ध काल आता है तो बौद्ध काल में भी जो शिक्षा का मेन केंद्र के रूप में ये जो है तक्षशिला विकसित रहता है। अब देखिए यहां पर क्या था, अर्थशास्त्री भी कुछ हुए हैं, जैसे चाणक्य और जो है वहां पर हुए हैं देखने को मिलते हैं वहीं से, और यूनेस्को वगैरह ने अंतरराष्ट्रीय धरोहर वगैरह भी इसको माना है, यही आपके तक्षशिला को। साथ ही आपको बता दें इसमें क्या था, प्रवेश के समय 16 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए थी और साथ ही प्रवेश परीक्षा भी कराई जाती थी। यह नहीं कि ऐसे ही आ जाओ एडमिशन हो जाएगा, परीक्षा लेते थे। प्रवेश शुल्क भी था, 1000 मुद्राएं देनी पड़ती थी छात्र को, और अगर जिसके पास नहीं पैसा है, नहीं दे पा रहा है जो है मुद्राएं 1000, तो वो अपने जो है वहीं पर जो है विश्वविद्यालय में जो क्या करता था, सेवा कार्य कर लेता था और फिर जो उसको वहीं पर पढ़ा दिया जाता था। अब फिर देखिए परीक्षा के बाद सफल जो छात्र हो जाते थे उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए जाते थे। क्या प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे फिर बर्बर हुड़ वाले लोग आए हैं। बर्बर हुड़ों ने 5वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया था, यानी तोड़फोड़ मचा दी थी। तो यहां पर इन चीजों के बारे में देखिए। अब बात करते हैं, यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय भी बनाया गया था। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय तो हमारे भारत के बिहार राज्य की जो है राजधानी पटना से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और जो आपने तक्षशिला देखा वो कहां है, वो पाकिस्तान में है। ठीक, अब देखिएगा
देखिएगा नालंदा जो है, जो बिहार में है, इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हैं सारीपुत्र, उनकी जन्मभूमि भी है वहीं पर। और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर देखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे 300 अध्ययन कक्ष है नालंदा में, और साथ ही 8 बड़े सभा भवन है, 13 छात्रावास बने हैं बड़े बड़े, और अनेक शिक्षक जो है वहां पर निवास, शिक्षकों के लिए निवास भवन भी है, और अनेक भोजनालय भवन भी बने हैं। साथ ही 1500 जो भिक्षु हैं, भिक्षु यानी जिनका उपसंपदा काल हो जाता था छात्र का 20 वर्ष की उम्र के बाद में, तभी तो भिक्षु बनता था ना, अभी आपको बताया। तो जो भिक्षु होते थे वो लगभग 1500 भिक्षु वहां पर उपाध्याय शिक्षक के रूप में थे। ठीक, अब साथ ही देखिए 10,000 जो छात्र हैं वो विद्या वहां पर अध्ययन करते थे। अब आप समझो 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे, जिनमें विदेशी वगैरह भी लोग थे, क्योंकि विश्वविद्यालय था तो विदेशी भी थे वहां पे। अब देखिए एक बाई जो है आधा मील जो है पक्की चार दीवारी भी थी चारों ओर, और विश्वविद्यालय के मध्य में यानी विश्वविद्यालय के बीचों बीच में 9 मंजिल का एक विशाल पुस्तकालय भवन भी था, जो 3 भागों में बटा था। रत्नासार, रत्नोदधि और रत्न रंजक 3 भागों में बटा था, और तीनों भागों में आपको बताते हैं अलग अलग क्या देखने को मिलता है। जैसे जैसे आपका जो रत्नसार है उसमें सभी धर्मों की पुस्तकें से संबंधित जानकारी जो है मिलती है, और रत्नोदधि वगैरह में जो है विज्ञान से संबंधित रखा था, और रत्न रंजक में कलाओं से संबंधित पुस्तकें वहां पर मिलती हैं। साथ ही देखिएगा हजारों किताबें थी, और सैकड़ों विद्वान जो है वहां पर ग्रंथों का अनुवाद किया करते थे वहीं पुस्तकालय में बैठ करके। अब आप सोचो कितना बढ़िया था। उपसंपदा संस्कार में संघ में प्रवेश के पश्चात 8 नियमों का पालन भी करना पड़ता था। तो जब यहां पर उपसंपदा काल होता था, उपसंपदा काल बौद्ध काल में ही होता था। एक तो आपने पबजा पढ़ा, पबजा जो संस्कार था वो शिक्षा प्रारंभ करने के समय होता था, और वो जो है आप लोगों ने देखा 6 वर्ष की उम्र पर हो जाता था, 6 से 8 मान लो। ठीक, अब 8 के बाद में फिर लगा करके 20 साल तक, यानी 8 से लेकर के जब बच्चा 20 साल का हो जाता था, 12 साल बीच में जो है, उन 12 सालों को पढ़ने के बाद में जब 20 साल का हुआ तो फिर उसका क्या हुआ, उपसंपदा जो है संस्कार होता था। तो वहां पर जो है उनको ये आदेश जो 8 नियमों का पालन भी करवाया जाता था, जिनमें चोरी व जीव हत्या ना करना, पेड़ों के नीचे रहना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, साधारण से वस्त्र पहनना, स्त्री से दूर रहना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, अलौकिक शक्तियों का दावा करना, और सात्विक भोजन करना, ये कुछ जो है उनको बताए जाते थे। इन चीजों का आप लोग पालन करो। अब चलते हैं आगे और आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों वैदिक काल, बौद्ध काल तो आपने पढ़ लिया, अब जानते हैं मध्यकाल के बारे में। तो मध्यकाल में क्या था, सबसे पहले तो आपको बताते हैं मध्यकाल में निःशुल्क शिक्षा थी, प्राथमिक स्तर की और उच्च स्तर की दोनों शिक्षाएं निःशुल्क थी, जैसे सेम टू सेम वैदिक काल में था। लेकिन जो बीच में बौद्ध काल रहता है, बौद्ध काल में आपने देखा केवल प्राथमिक शिक्षा ही निःशुल्क थी, लेकिन वहां पर जो उच्च शिक्षा थी उसके लिए शुल्क लिया जाता था। तो लेकिन यहां पर मध्यकाल में पूरी शिक्षा निःशुल्क थी, सेम टू सेम वैदिक काल की तरह। तो मकतब यहां पर होते थे, स्टार्टिंग में बच्चा यहीं पढ़ने जाता था, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब होते थे, ये स्कूल टाइप के बनते थे, और यानी स्कूल इनको मान के चलो। और ये बनते कहां थे, तो मस्जिदों में ही जो है मकतब बना दिए जाते थे, और वहीं पर जो है एक जो है यहां पर जो मुल्ला जी होते थे वही उनको पढ़ाते थे। अब इसमें देखो पढ़ना लिखना जो है बच्चों को सिखाया जाता था, पढ़ाई और लिखाई दोनों होती थी। अक्षर ज्ञान जो है लिखने का तात्पर्य यानी अक्षर ज्ञान उनको सिखाया जाता था बच्चों को। ठीक, अब इसके बाद में क्या था, फिर आते हैं मदरसे। मदरसे जो है उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, वहां पर ऊपर की जो हायर जो एजुकेशन है वो मदरसों में दी जाती थी, वहां पर केवल भाषण देकर के शिक्षा दी जाती थी। अब मदरसों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे, और साथ ही वहां पर भोजन भी फ्री मिलता था, और परीक्षाएं लेकिन जो है नहीं कराई जाती थी। मध्यकाल में परीक्षाएं नहीं कराई जाती थी, लेकिन आपने बौद्ध काल में पढ़ा था तक्षशिला में वहां पर परीक्षाएं भी होती थी, एडमिशन तक की जबकि जो है परीक्षा के आधार पर होता था, उसके बाद में सफल घोषित करने के लिए प्रमाण पत्र भी मिलते थे और परीक्षाएं भी कराई जाती थी। लेकिन यहां पर मध्यकाल में परीक्षाएं नहीं होती थी। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो गुरु होते थे यहां पर मध्यकाल में उनको कहते थे मुल्ला उस्ताद या फिर जो है अताबुक। तो दोनों नाम इनके फेमस हैं, अताबुक भी कहते थे गुरु को और मुल्ला उस्ताद भी कहते थे मध्यकाल में। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होता है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने वैदिक काल में क्या पढ़ा था, कमेंट करो, उपनयन संस्कार। ठीक, शिक्षा आरंभ के समय। फिर उसके बाद में आता है जब आप बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ के समय पबजा संस्कार आपने पढ़ा। अब देखिएगा यहां पर जो आपका मध्यकाल है इसमें शिक्षा आरंभ होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से, और 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो कुरान की जो है जो 87वीं वाली अध्याय है उसमें उच्चारण जो है कराया जाता था, बिस्मिल्लाह हिर रहीम जो है रहीम ऐसे करके जो लिखा हुआ यही जो है उनको पढ़ाया जाता था। इसके बाद में भाषा विकास जो है कराया जाता था। तो भाषा विकास के रूप में अरबी और फारसी उन दिनों काफी चलती थी मध्यकाल में। तो मुख्य रूप से भाषाएं जो थी जिनका प्रचलन था अरबी और फारसी था, लेकिन उन्हीं जो है उसी समय क्या हुआ था, अरबी और फारसी के मेल से ही जो है जन्म हो जाता है उर्दू का। तो उर्दू भाषा कोई पूछे कैसे जो उत्पन्न हुई, तो अरबी और फारसी के मेल से ही जो है यहां पर
बनी है उर्दू। साथ ही देखिएगा साहित्य लेखन की अगर बात की जाए तो चरम सीमा पर मध्यकाल में साहित्य लेखन था अपने। तो इतिहास लेखन की कला का सर्वाधिक विकास भी जो है मध्यकाल में ही हुआ है। प्राचीन व अन्य धर्मों के शिक्षा के केंद्रों को यहां पर नष्ट किया जा रहा था मध्यकाल में। तो मध्यकाल की एक बुरी बात यह है कि अन्य धर्मों के जो शिक्षा के केंद्र थे, यानी जो हिंदुओं के मान लो या बौद्ध धर्म मान लो, जो भी हैं प्राचीन व अन्य जो धर्मों की शिक्षा के केंद्र हैं, उन चीजों को मुस्लिम शासक नष्ट करते थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान मनुष्य को अमर कर देता है। तो यहां पर देखना अब ऐसी चीजें थी, देखो ये जो मुस्लिम शासक थे इनको बहुत ज्यादा रुचि थी जो इतिहास लेखन की, अपनी जो भी जो मान लो उनकी कुछ अनुभव हैं उनको लिपिबद्ध करा देते थे। और बाकी हमारे जो हिंदू शासक रहे हैं वो इतिहास लेखन में उनका रुचि बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन यहां पर जो है मुस्लिम शासकों का ज्यादा रहा। देखो नारी शिक्षा का यहां पर अभाव देखने को मिलता है मध्यकाल में, क्योंकि वहां पर पर्दा प्रथा चलती थी, जिस कारण बहुत सी जो स्त्रियां वहां पर यानी बालिकाएं पढ़ने के लिए जाती ही नहीं थी। सारंगपुर में एक मदरसा भी लेकिन खोला गया था, लड़कियों के लिए था, केवल लड़कियों के लिए सारंगपुर में एक मदरसा खोला गया था। मालवा के शासक थे गयासुद्दीन, उन्होंने जो इसको बनवाया था, लेकिन फिर भी जो है पर्दा प्रथा के चलते घर से बाहर कोई ज्यादातर निकलता ही नहीं था मध्यकाल में। फिर देखो यहां पर विदुषी महिलाएं भी कुछ मध्यकाल में हुई हैं, जैसे गुलबदन हुई हैं, बाबर की बेटी हैं, ये लेखिका के रूप में थी, सलीमा सुल्तान थी कावित्री के रूप में थी, और ये हुमायूं की भतीजी हैं। नूरजहां जो थी अरबी फारसी की विद्वान थी, ऐसे ही मुमताज और जहां आरा भी अरबी फारसी की विद्वान थी। रजिया बेगम जो थी वो कुशल शासक थी, और वैसे ही चांद बीवी भी जो है कुशल शासक थी। जेबुन्निसा जो थी वो औरंगजेब की पुत्री थी, और ये अरबी फारसी की एक कवित्री के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई हैं। तो ये कुछ विदुषी महिलाएं भी हैं जो उन दिनों पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ी हैं। तो महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, लेकिन ये बड़े बड़े घराने की हैं और इन्हीं को ज्यादातर मिल पाती थी। अब देखिएगा यहां पर बात करते हैं बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। मैंने कहा इस वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, अब ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसे का जो है निर्माण होता है। कलकत्ता में मदरसा बनता है अरबी और फारसी भाषा के लिए, वारेन हेस्टिंग जो है वो इसको बनवाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 1784 जो आप देख रहे हो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको जो है कलकत्ता में बनाते हैं वारेन हेस्टिंग और विलियम जोन्स, दोनों लोग मिलकर के बनाते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका उद्देश्य क्या था, जो भी हमारे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है करने के लिए ही ये जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी। देखो उद्देश्य में मैंने लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। लिखने में तो यही लिखा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से उन सबकी जो है भूमिका गलत थी। वो हमारा सब कुछ ज्ञान का भंडार चुराना चाहते थे, और इसीलिए जो उन्होंने क्या किया, संस्कृत में हमारे जितने भी जो है उन दिनों संस्कृत में ही हमारे जो साहित्य हैं और जो भी जो है ग्रंथ हैं, सब साहित्य जो वेद जो भी हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। तो उनको अंग्रेजी में बैठ करके सब धड़ा जो है अनुवाद करते थे, ताकि सारा ज्ञान जो अपने भेजे में निचोड़ लें अंग्रेज लोग। तो ये चीजें थी। तो ऐसे ही जो 1784 में कुछ जो है, जैसे भगवत गीता का विल्किंस ने जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। 1787 में हितोपदेश का कर डाला। 1700 जो है यहाँ पर 89 में अभिज्ञान शाकुंतलम का जोन्स ने कर डाला। 1792 में जो है गीत गोविंद का जो भी जो है जोन्स ने यहाँ पर संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। तो ये कुछ हमारे ग्रंथ और जो किताबें थी, इन सबका जो है धड़ल्ले से वहां पर संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट वगैरह वो हो रही थी किताबें। अब देखिए इसीलिए जो है ये बनाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब देखिए भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता इसलिए कहे जाते हैं जोन्स और विल्किंस, क्योंकि इन्होंने यहां पर जो है किताबों को हिंदी संस्कृत से अंग्रेजी में जो है हमारे ग्रंथों को, हमारे साहित्यों को इन्होंने काफी कन्वर्ट किया है, और इसीलिए जो और इनको जो है यहां पर जोन्स और विल्किंस को ही भारत विषयक ज्ञान शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए 1776 में सबसे पहले हो गया था मनुस्मृति जो है उसका 1776 में ही जो है यहां पर संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हो गया था, जिसको अकोड ऑफ जेंटुलाज बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए किसका हुआ, तो मनुस्मृति जो है किताब उसका जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया था, और इसी को अकोड ऑफ जेंटुलाज बोला जाता है। अब बात करते हैं यहां पर 1792 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीजों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 1792 बनारस से संस्कृत कॉलेज, तो बनारस में एक संस्कृत कॉलेज वगैरह का निर्माण होता है 1792 में, जोनाथन डंकन इसका निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं 1792 में ही जो शिक्षा का प्रसार अंग्रेजी में हो, ऐसा चार्ल्स ग्रांट जो है वो कहते हैं, और चार्ल्स ग्रांट को ही भाइयों बहनों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। अब देखिए 1800 ईस्वी जब आती है तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना दिया जाता है, किसके द्वारा, लॉर्ड वेले जली के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र जिसको बोलते हैं, मोस्ट आईएमपी, और यहां पर ये आपका चैप्टर नंबर 4 है बीएड की जो है आपके फर्स्ट पेपर वाली बुक में जो है, उसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जो आपकी बुक है ना, जो मेन एक पेपर होगा, उसमें चौथा चैप्टर यही है 1813 चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र। आप इसको समझ लो, यानी ये दिया नहीं है, ये आपने अपने
मन से, बहुत गहनता से मैंने इसको खोज 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 उसमें से निकाला है, क्योंकि आगे की चीजें ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो देखो 1813 में चार्टर एक्ट, जिसको आज्ञा पत्र बोलते हैं, वो आया था। उसमें क्या था जो बहुत ही गलत था? इसमें यह था कि भारतीय शिक्षा के लिए, उसके जो है भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। लेकिन व्यवस्था खाली कर दी गई, ये नहीं कहा कि कैसे पैसा खर्च होगा, कौन सी शिक्षा पर खर्च होगा, पाश्चात्यवादी शिक्षा पर या फिर जो है पाश्चात्यवादी शिक्षा पर, जिसको आंग्ल शिक्षा बोलते हैं, उस पर खर्च होगा। तो दो जो है बहुत ही कट्टरी लड़ाई भी चलती उन दिनों। तो यहां पर पाश्चात्य और पाश्चात्यवादी जो है एक जो है लड़ाई टाइप की चलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अस्पष्ट नीतियों के कारण ही जो है चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र जो था वो एकदम से जो है बेकार माना गया था। अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत भी उन दिनों आया था, और शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के लोगों को दी जाए, ऐसा जो है इसमें बोला गया था अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत में। इसका मतलब होता है कि शिक्षा, जो बड़े बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, इनको लोगों को जो है अंग्रेजी की शिक्षा दे दो कह रहे थे, और यही लोग जो अंग्रेजी बोलेंगे तो बाकी वाले जो छोटे लोग हैं वो देखेंगे और वो भी लालायित होंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से ऊंचे वर्ग वाले लोगों से शिक्षा छन छन करके नीचे वाले लोगों तक स्वतः जाएगी। ये जो है यहां पर अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का मतलब होता है, और इसलिए ये आया था। इसका 1954 में भाइयों बहनों जो है खंडन हो जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए 1817 में क्या था, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया गया था। क्या 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना था, जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहते थे। आगे चल के जो है ये जो है, और इसको बनाया था डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय जी ने। तो डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन राय जी मैंने लिखा है, इन्होंने मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया, जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बोलते हैं। और आगे चल के 1854 में यही आपका जो हिंदू कॉलेज था, इसको क्या कह दिया गया, महाविद्यालय कह दिया गया। ठीक, उसके बाद में देखो धर्मनिरपेक्षता का एक सिद्धांत था, जिसको डेविड हेयर ने दिया था, और इसमें उन्होंने कहा क्या था कि संस्कृत अरबी की बजाय बंगाली और अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। ऐसा उनका कहना था कि संस्कृत और अरबी की बजाय बंगाली और अंग्रेजी में जो है शिक्षा दी जाए, ऐसा उसमें तर्क रखा गया था। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं प्राच्य विद्या और पाश्चात्य विद्या, जिसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया। तो प्राच्य विद्या में क्या था, हिंदी भाषा में जो है यहां पर शिक्षा दी जाए, ऐसा प्राच्यवादी लोग अपना मानते थे। दो लोग जो है गुट बन गए थे, प्राच्यवादी अलग और पाश्चात्यवादी यानी आंग्ल विद्या वाले वो अलग। तो प्राच्यवादी यानी अच्छे लोग थे, उनका कहना था कि हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए, जिनमें वारेन हेस्टिंग जो है समर्थन वगैरह करते थे, मिंटो भी इसी शिक्षा के समर्थक वगैरह में थे। हिंदू मुस्लिम वगैरह लोगों के जो हमारे सबके साहित्य है ना, हिंदू मुसलमानों के, उनका पुनरुत्थान हो, इसके लिए जो है शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें जो है सोचा जाए, इसके पुनरुत्थान के लिए सोचा जाए, ऐसा प्राच्यवादी शिक्षा वाले लोग जो है मानते थे। लेकिन पाश्चात्यवादी शिक्षा वाले लोग इसके बिल्कुल अपोजिट थे, और इनका एकदम घटिया सोच था। आंग्ल विद्या जिसको बोलते हैं ना, इसमें अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षा दी जाए हमारे भारत में। देखो भारत हमारा देश, अब ये लोग जबरदस्ती अंग्रेजी थोप रहे थे। अब शिक्षा अगर स्थानीय भाषा में दी जाएगी तो फिर वो जो लोगों के समझ में ज्यादा आएगी। तो यहां पर ये लोग क्या कहते थे, अंग्रेजी में दो। अब मुनरो हैं, मैकाले हैं, ये लोग जो है काफी प्रसिद्ध हैं, इसके जो है समर्थन है पाश्चात्यवादी शिक्षा के। रंग रक्त से भारतीय हो और विचारों से अंग्रेज हो, ऐसा चाहता था मैकाले। तो मैकाले की सोच यही थी कि ऐसे जो है अपने देश में ऐसे लोगों की जो है फौज तैयार करना, यानी ऐसे लोगों का निर्माण करना, या अगली पीढ़ी को ऐसा बनाना जो रंग और रक्त से कैसा हो, भारतीय हो। रंग यानी काला, हमारा जो रंग है काले से भारतीय की पहचान। तो वो काले भले ही रहे रंग से, और रक्त भी उनका चाहे जैसा, और का लाल सबका ही होता है भैया, हर जगह होता है। अब बात उनका कहने का मतलब रंग रक्त से भारतीय हो, लेकिन जो है विचार और उसकी जो बुद्धि है वो अंग्रेजों की तरह हो, तो वो अंग्रेज हो। तो यहां पर ये वो चाहते थे। तो प्राच्यवादी शिक्षा में देखो नेतृत्व में एच टी प्रिंसेप है, लोक शिक्षा समिति के सचिव थे। समर्थन में एच विल्सन थे, समिति के मंत्री थे। और वारेन हेस्टिंग और मिंटो भी समर्थन के रूप में थे। शिक्षा की नीति का समर्थन ये कर रहे थे। हिंदू मुसलमानों के पुराने साहित्यों के उत्थान के लिए चाहते थे कि जो है प्राच्यवादी शिक्षा पर जो है जोर दिया जाए, ऐसा हमारे ये जो है वारेन हेस्टिंग और मिंटो चाहते थे। लेकिन अब बात करते हैं आंग्ल और पाश्चात्य की, यानी पाश्चात्य शिक्षा की, यानी आंग्ल विद्या की। अब इसमें क्या था, नेतृत्व किया था मुनरो ने और एल्फिंस्टन में, और समर्थन के रूप में थे मैकाले। मैकाले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के उन दिनों सदस्य भी थे, और मैकाले ने ही कहा था रंग प्लस रक्त से भारतीय और विचारों से अंग्रेज हो। साथ ही उनका एक और कथन बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही तुच्छ क्वालिटी का है, बहुत ही घटिया है। इसमें लिखा है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। और उन्होंने अविकसित और गमारू भी कहा था अपने सभी जो साहित्यों में जो भाषा लिखी है ना, जिन अपनी जो भाषा जिन साहित्यों में लिखी गई है, जैसे संस्कृत है, ये सब, इन सब चीजों को जो उन्होंने क्या कहा, गमारू अमारू बोल दिया था। अब देखो यूरोप की, यानी यूरोप से ही आए थे ना ये लोग, तो यूरोप के अपने वहां के कह रहे हैं, यूरोप के जो अच्छे एक पुस्तकालय हैं उनकी एक अलमारी का जो तख्ता है, यानी जो लकड़ी की तख्ता होता है ना, वो जो तख्ता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। किससे, हमारे भारत
में जितने भी साहित्य हैं और अरब में जितने भी साहित्य हैं, इन सबके साहित्यों से भी जो है ज्यादा मूल्यवान है यूरोप में जो है उनके वहां पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता। कितना घटिया इनका सोच था, कितना तुच्छ समझते थे हम लोगों के साहित्यों को। अगर इतना ही हम लोगों का साहित्य और ये सब खराब था तो फिर धड़ल्ले से संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद आप लोगों ने क्यों किए? आपने तो सभी साहित्यों को छोड़ा ही नहीं, सबका अनुवाद धड़ा धड़ा जो आप करते चले गए, यही जानने के लिए कि देखते हैं इनकी जो शिक्षा कैसी है, और आपने वहां इन चीजों को आप उतारते चले गए। मनुस्मृति का भी आपने जो है यहां पर उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी जो है सब कर लिया, अनुवाद कर लिया। अब देखो यहां पर फिर क्या होता है, मैकाले जो आता है, मैकाले ही सबसे जो है गंदा इंसान। तो मैकाले ने और क्या किया, मैकाले ने यहां पर 2 फरवरी 1835 में अपना एक स्मरण पत्र जो है भेजा, और किसको भेजा? विलियम बेंटिंग को भेजा। विलियम बेंटिंग उन दिनों गवर्नर जनरल थे। 7 मार्च जो है 1835 की बात है, इनके सामने जो है ये एक पत्र जो है भेजते हैं। 2 फरवरी 1835 में मैकाले का जो स्मरण पत्र था वो 7 मार्च 2000 जो यानी लेकर के 2 फरवरी 1835 को जाते हैं। यूरोप के साहित्य, उन्होंने कहा था कि यूरोप के साहित्य यानी जो अंग्रेजी भाषा में है उन पर धन व्यय करो, और प्राच्यवादी जो शिक्षा है उस पर जो है धन व्यय करना मूर्खता है। यानी जो हमारे प्राच्यवादी शिक्षा में कहा गया था ना, हिंदी भाषा में सारी चीजें हो, लेकिन अब इनका कहना था कि जो है यूरोप में जो है वहां के साहित्यों पर खर्च करो जो कि अंग्रेजी भाषा में है, और जो प्राच्यवादी शिक्षा की जो है इन पर खर्च ना करो, ये सब इन पर धन खर्च करना मूर्खता है। और विलियम बेंटिंग ने जो इन चीजों को आगे जो बढ़ाया था, आगे विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे 1835 में, और उन्होंने इन चीजों को फिर लागू कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनता है, और 1840 में भारतीय शिक्षा समिति जो है भंग होकर के जो है शिक्षा बोर्ड वगैरह बन जाता है। उसके बाद में 1843 वगैरह से 53 में क्या होता है, जेम्स थॉमसन आते हैं। देसी भाषा में शिक्षा हो, ग्राम शिक्षा पर जोर दिया गया, और पूरी शिक्षा को लेकर के एक विस्तृत योजना भी बना करके जेम्स थॉमसन ने दी। खैर थोड़ा बहुत इन्होंने ठीक किया। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ये फर्स्ट आईआईटी भी आप इसको बोल सकते हो। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो था 1847 में बना था, फर्स्ट आईआईटी। अब देखिए 1851 में क्या था, पूना कॉलेज बना था। पूना कॉलेज दरअसल 2 कॉलेजों को मिलाकर के बना दिया गया था, संस्कृत कॉलेज और आंग्ल कॉलेज, 2 कॉलेज थे, उन्हीं दिनों को एक ही में मर्ज करके पूना कॉलेज बना करके जो है तैयार कर दिया गया। 1854 में क्या था, जो है मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज बना था। 1819 में क्या था, तरुण स्त्री सभा का हुआ था कलकत्ता में, ईसाई धर्म प्रचारकों ने इसका जो है यहां पर जो शुभारंभ किया। अब आगे देखिए 7 मई 1849 में क्या हुआ, प्रथम विद्यालय खुला था। प्रथम विद्यालय खुला था, विद्यालय की बात हो रही है, जोनाथन बेथुन जो थे उन्होंने खोला था। प्रथम महिला स्नातक करने वाली कादम्बिनी गांगुली हैं, और 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है यहां पर स्नातक किया था। पहली महिला है कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने प्रथम महिला है जो इन्होंने स्नातक पास किया था। अब 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया गया। विश्वविद्यालय बनाया 1906 ईस्वी में, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोनों केशव कर्वे जो थे इन्होंने ही खोला था। और इन्होंने एक और अच्छा काम किया था 1896 में, पूना में एक विधवा गृह बनाया था, और इसी विधवा गृह जो पूना में उन्होंने 1896 बनाया था, उसके लिए उनको 1959 में भारत रत्न भी इनको मिलता है। इसके बाद में फिर आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशनरी वगैरह जो थे आपके एडम। तो एडम जो थे मिशनरी, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसको एडम रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब आइए एडम रिपोर्ट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। एडम रिपोर्ट यानी 1835 की बात है, 1835 से 38 तक ये सब चलता रहा। समाज सेवक जो थे और विद्वान शिक्षाविद टाइप के थे ये आपके एडम, और इन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत के शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के कार्य को जो है सौंपा था। तो इन्होंने देखा कि वहां पर बंगाल और बिहार प्रांत में क्या क्या हुआ, उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो 1835 से 38 तक जो सूक्ष्म इन्होंने अपना अध्ययन किया, और इन्होंने 3 प्रतिवेदन दिए, यानी 3 रिपोर्टें इन्होंने प्रस्तुत की है, एक तो 1835 में, एक 36 में और एक 38 में। साथ ही साथ आपको बता दें शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं जो है था इनके जो है उसमें, इन्होंने अधूरी योजना, इसीलिए इनको जो है कहा गया था इनकी जो रिपोर्ट को। ग्रामीण स्कूलों की जो है भूमि देने की बात इन्होंने कह दी थी। इन्होंने कहा कि जो है ग्रामीण स्कूलों को भूमि जो है देने की बात कही, लेकिन यह नहीं कहा कि भूमि जो है ग्रामीण स्कूलों के लिए देगा कौन, कौन भूमि देगा ये नहीं कहा, लेकिन बस इतना कह दिया रिपोर्ट में कि ग्रामीण स्कूलों को भूमि जो है यहां पर दी जाएगी, ऐसा कह दिया गया बस। अब देखिए निस्यंदन सिद्धांत का इन्होंने बस विरोध किया था, यही एक अच्छा काम था निस्यंदन सिद्धांत का, वही जो ऊपर से नीचे तक विद्या छन के आएगी, बड़े लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करो, छोटे लोग अपने आप हो जाएंगे, यही वाला सिद्धांत। अब उसका जो है इन्होंने विरोध किया था, और इसीलिए जो है यहां पर ये काफी जो है उपयुक्त योजना बताई जा रही थी भारतीयों के लिए, इसीलिए। अब आगे चलते और बताते हैं, खैर इससे कुछ अच्छा नहीं मिला। अब फिर आता है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो जो चार्ल्स वुड है इनका घोषणा पत्र 1854 आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है, इसको आप जो है ध्यानपूर्वक देखना। 1854 में घोषणा पत्र ब्रिटिश वगैरह कूटनीति का ये एक पूरा नमूना था।
वैसे कहा जाता है अच्छा था, लेकिन इसका भी उद्देश्य क्या था, मेन रूप से जो है ब्रिटिश कूटनीति का ही एक नमूना था। ये भी चाहते थे कि अंग्रेजियत ही थोपी जाए, तो पाश्चात्य शिक्षा पर इनका फोकस ज्यादा था। उद्देश्य इनका यही था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। पाश्चात्य शिक्षा में आपने देखा था मैकाले कितना उत्पात मचाया था, कितना गलत सोचता था। अब आप समझो 1853 वगैरह में भारत में शिक्षा का विकास और उसकी जांच करने के लिए जो है यहाँ पर सर चार्ल्स वुड जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रधान बनाए गए थे, और उनकी अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 ईस्वी में जो है एक यहाँ पर ये जो 1853 में इसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। 19 जुलाई 1854 में इन्होंने एक व्यापक योजना बनाई, और जिसको वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है, और भारतीय जीवन का मैग्ना कार्टा भी इनको कहा जाता है। तो व्यापक योजना वुड का डिस्पैच जो आया था, तो यह 19 जुलाई 1854 में आया था, और इन्होंने जो ईसाई धर्म को अधिक जो है इन्होंने महत्व दिया था। इधर देखिएगा उद्देश्य में क्या था, पाश्चात्य शिक्षा, इसी पर फोकस, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो ऐसा इन्होंने कहा था। बाकी इनका यह भी कहना था कि देसी भाषाओं के विकास को भी महत्व दो, और ग्राम स्तर पर जो है प्राथमिक पाठशालाएं खोलो, देसी भाषा में उनमें पढ़ाई हो, और जिला स्तर पर उन्होंने कहा एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल टाइप के खोलो, अनुदान सहायता पद्धति लागू करो, कंपनी के जो है 5 जो है प्रांतों के अधीन लोक शिक्षा विभागों की स्थापना करो, और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इन्होंने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए थे 1857 ईस्वी में, जिनमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट, विधि सदस्य, परीक्षा लेने और उपाधियां देने और ये सब सारी चीजों का प्रावधान किया गया था। तो परीक्षा लेने और उनमें उपाधियां देने का भी बंदोबस्त तब किया गया। फिर तकनीकी शिक्षा की बात इन्होंने की, व्यवसायिक शिक्षा की और महिला की भी की। ये सारी सिफारिशें इन्होंने अपने जो है रिपोर्ट में भर करके दी। मुख्यतः इनका क्या था, विश्वविद्यालय स्तर पर ही इनकी जो शिक्षा वहां पर सफल होती है। इन्होंने कहा तो कि माध्यमिक और जो है यहां पर इंटरमीडिएट वाले या हाई स्कूल वाले सब खोले जाएं, लेकिन उस पर फोकस नहीं हो पाया। यहां पर परांजपे जो हैं उन्होंने कहा था कि यह घोषणा पत्र न सभी भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास करता है, और न राज्य को कोई ऐसा आदेश देता है कि एक निर्धारित आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करें। तो इसके बारे में अपना इनका परांजे वगैरह ने अपना मत यानी दिया है। इसी जो है ये क्या आपने अभी जाना, इस पर इनका कहना है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र पर। अब बात करते हैं यहां पर हंटर आयोग की, 1882 और से 1883। भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं हंटर आयोग को, तो 1882 यानी हंटर आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग। इसमें क्या है, 1854 से 82 तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यू हंटर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष थे इसमें आपके हंटर, और प्लस इनके साथ में 20 अन्य सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय थे। इसमें क्या हुआ था, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए, ऐसा इसमें जो है कहा गया था। सुझाव दिए गए कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार का जो है और उसके विकास पर जोर दिया जाए। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाई स्कूल स्तर की जो है वो व्यापारिक, व्यवसायिक और साहित्य पर ध्यान दिया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में जब बच्चों को प्रवेश मिले तो उसमें उसको सहायता मिले। साथ ही शिक्षा के जो है निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाए, और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही 20 वर्षों पर जो है यानी माध्यमिक वगैरह शिक्षा पर तेजी से जो है काम चला, बहुत ही तेजी से, और 1882 से जो है 1882 में पंजाब में पंजाब जो है विश्वविद्यालय बनता है, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे, तो फिर आ जाते हैं आपके लॉर्ड कर्जन 1899। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैकाले शिक्षा नीति की इन्होंने आलोचना की थी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो मैकाले ने कहा था ना पाश्चात्यवादी शिक्षा का जो था, पाश्चात्यवादी शिक्षा का मैकाले, तो उसकी जो है यहां पर नीतियों का इन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही आलोचना किया। और आपको बताना चाहेंगे सितंबर 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने शिमला वगैरह में शिमला सम्मेलन किया, शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। और 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 ईस्वी में जो है यहां पर बनाया गया, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, इन दोनों लोगों को चुना गया। साथ ही फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम फिर जो है 1904 जो है पारित हुआ। कब, 1905 ईस्वी में पारित हुआ था विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो यहां पर यह बनकर के आया। इसमें क्या क्या है वो यहां पर लिखा हुआ, जिसमें आपको बता दें सीनेट के सदस्य जो हैं उनमें 50 जो है न्यूनतम संख्या हो, और अधिकतम जो है यहां पर कितनी रखी गई, वो 100 रखी गई। फिर उसके उन्होंने इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि नए जो है विश्वविद्यालय भी खोले जाएं, जिनमें 40-50 जो है 40 से लगभग 75 तक खुलने चाहिए, ऐसा बोला। प्रोफेसर जो है, लेक्चरर, इन सबकी नियुक्तियां कराई जाएं, और 5 लाख जो है 5 वर्षों के लिए रुपए का भी जहां पर बंदोबस्त किया गया। और 1913 ईस्वी में शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव आया। साथ ही 21 फरवरी 1913 ईस्वी में प्रत्येक दल में एक विश्वविद्यालय हो, ऐसा भी यहां पर बोला गया। तो क्या बोला गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, ऐसा बोला गया। साथ ही आपको बताना चाहेंगे उन दिनों गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, उन्होंने भी अपना एक बिल प्रस्तुत किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो बिल प्रस्तुत किया उसको गोपाल बिल भी कहते थे। 1911 ईस्वी में इन्होंने दिया था, और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा ये चाहते थे कि यहां पर बच्चों को दी जाए, लेकिन ये माना नहीं गया। और इसको जो है यहां पर उनका ये बेचारी बस मांग ही करते रह गए। निरक्षरता खत्म कर दी जाए, ऐसा भी उनका मांग था, और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का भी था। तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि बीच में पहले निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा मिलती थी, फिर आगे कहीं बंद हो जाती, फिर मिलती, यही सब चलता रहता है। अब देखो बटलर जो थे इसने विरोध किया था इसी का कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा ना मिले, ये चाहता था बटलर, और जो है 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से जो है यहां पर ये अपना ये मत जो है गिर जाता है, इनका जो बिल था। अब देखो समर्थन कौन किसने किसने किया था गोपाल कृष्ण जी का, तो मदन मोहन मालवीय जी थी और मोहम्मद अली जिन्ना थे, दोनों लोग ने जो है समर्थन किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी का कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए, सब लोग चाहते थे, लेकिन यहां पर बटलर नहीं चाहता था और इनका बिल जो है पास नहीं हो पाता है। साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी है लॉर्ड कर्जन के संबंध में। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी और प्राचीन जो है यहां पर स्मारक अधिनियम भी जो है अपना एक पारित किया था, तो इन चीजों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं अगले जो है लास्ट वाले पॉइंट पर। जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में सैडलर आयोग तक आप लोगों को जानने को मिलेगा। 1917 यानी सैडलर आयोग, जिसको सैडलर विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। अब देखिए आशुतोष जो मुखर्जी हैं जो उपकुलपति थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, और 1916 ईस्वी में, अब उन्होंने देखो यहां पर स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की थी। किसकी? स्नातकोत्तर विभाग की। तो देखो यहां पर क्या था, मेन पॉइंट यही था कि 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है बनाया गया था और एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बना था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग था, डॉक्टर माइकल सैडलर जो उसके यहां पर अध्यक्ष वगैरह एक तरह से मेन थे, इन्होंने ही जो ये सब किया था। जांच वगैरह के लिए इनको जो है रखा गया था, जांच यानी क्षमता के आधार पर वो चाहते थे कि देखा जाए कि वहां पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितना क्या सब कुछ है और उसकी स्थिति कैसी है, उसकी जांच क्षमता देखी गई। और ये इसलिए क्योंकि स्नातक की जो पढ़ाई है वो चाहते थे कि जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दी जाए, स्नातक की पढ़ाई कराई जाए कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इसीलिए माइकल जो सैडलर हैं और सैडलर को यह काम सौंपा गया था उसकी जांच के लिए, यानी उसकी क्षमता जांचने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की। तो इसीलिए जो है यहां पर 1919 ईस्वी में यहां पर जो है सैडलर जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कब? 1919 में सैडलर रिपोर्ट देते हैं और अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं आइए ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही उनका कहना था सिफारिशों में कि इंटरमीडिएट जो कक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय से अलग कर दी जाएं। तो जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं थी वो विश्वविद्यालय से अलग करने के लिए बोली गई, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से अलग कर दो इंटरमीडिएट की कक्षाएं। साथ ही इंटरमीडिएट जो परीक्षाएं हैं उसके लिए माध्यमिक बोर्ड बने और बोर्ड वगैरह जो वो सब कराए परीक्षाएं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में और क्या सुझाव थे, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में देखो 3 वर्ष का स्नातक वगैरह का जो कोर्स हो, ये सब कुछ जो चीजें आज भी हो रही हैं ये तब से ही ली गई हैं। स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्षों का रखा गया कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अब देखो कार्यभार कम करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कहा गया कि ढाका में एक विश्वविद्यालय और बना लो, तो एक जो है ढाका में विश्वविद्यालय बनाने के लिए कहा गया सिफारिश में। भारत सरकार जो है नियंत्रण था उसका कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भारत सरकार का, तो फिर क्या हुआ, वो नियंत्रण लेकर के बंगाल सरकार पर जो है थोप दिया गया, यानी बंगाल सरकार के हाथों पर जो है शिक्षा व्यवस्था यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय दे दिया गया, ऐसे मान लो। अब देखो महिला शिक्षा प्रसार जो है बोर्ड की स्थापना होती है वहीं, और सुझाव के बाद क्या जो और चीजें क्या होती है। 1916 ईस्वी में मैसूर और बनारस में विश्वविद्यालय बनते हैं, तो एक जो है 1916 में मैसूर जो है विश्वविद्यालय बनता है और बनारस वगैरह विश्वविद्यालय बनता है। 2 विश्वविद्यालय 1916 में बनते हैं और 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय और यहां पर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, ये कुछ विश्वविद्यालय भी बनाए जाते हैं। फिर प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाए, ऐसा देखो इसमें कहा गया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अभी बताया। तो आज जो है इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लगा करके जो है आप जो है कहां से वैदिक काल से लेकर के पूरा आप लोगों ने जाना है सैडलर आयोग तक। लेकिन अब इसके आगे जो भाग 2 आएगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे क्या वर्धा शिक्षा से लेकर के आगे का पूरा। तो अभी वर्धा शिक्षा, उसके आगे की यानी बुनियादी शिक्षा, उसके आगे सब कुछ क्या है वो आपको अगले वीडियो में भाग 2 में मिलेगा। क्या आपको भाग 1 पसंद आया? अगर भाग 1 पसंद आया है, आपके काम के लिए जानकारी लगी है, तो प्लीज बताएं कि आपको अगला